बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेगा माइंड के ऊपर आप सबको वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए, इट्स स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड फंक्शन। ठीक है, डीएनए के बारे में डेफिनेशन वाइज देखा जाए या थ्योरी वाइज देखा जाए तो डेफिनेशन की हद तक, थ्योरी की हद तक आपको हर जगह से मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन असल बात यह है कि डीएनए, हम हमेशा कहते हैं कि डीएनए क्या है, एक हेरिडिटी मटेरियल है और ये पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में शिफ्ट होता है और सारी की सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ होती है, वो डीएनए के अंदर होती है। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आया डीएनए के पास ऐसा क्या है, किस तरह से डीएनए की जो हेरिडिटी मटेरियल है या जेनेटिक इंफॉर्मेशन है पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो डीएनए की जो डेफिनेशन है अगर उसको हम देखें तो डीएनए को डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए, डीएनए की कंपोजिशन को समझने के लिए या डीएनए के फंक्शन को समझने के लिए, ठीक है, ये डेफिनेशन है या डेफिनेशन हम देखते हैं कि डेफिनेशन वाइज डीएनए क्या है। डीएनए इज अ पॉलीमर। ठीक है, अब पॉलीमर क्या होता है सबसे पहले देखें। डीएनए इज पहले डेफिनेशन पूरी पढ़ लेते हैं। डीएनए इज अ पॉलीमर कंपोज ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स दैट कॉइल्स अराउंड ईच अदर टू फॉर्म द डबल हेलिक्स। ठीक है, ये तो हम सबको पता है कि डीएनए क्या है, एक डबल हेलिक्स फॉर्म के अंदर है। किस फॉर्म के अंदर है डीएनए? डीएनए हमारे पास है डबल हेलिक्स फॉर्म के अंदर, ये तो हम सबको पता है। ठीक है, यहां तक तो ये पॉइंट सबको क्लियर है कि डबल हेलिक्स फॉर्म के अंदर। अब वहां लिखा हुआ है कि डीएनए इज अ पॉलीमर। पॉलीमर किसे कहते हैं? पॉलीमर इसे कहते हैं कि जब कोई कंपाउंड किसी सब यूनिट से बना हुआ हो, ठीक है, या दूसरे लफ्जों में अगर हम ये कहें कि बहुत से सब यूनिट्स इकट्ठा होके कोई कंपाउंड बनाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ डीएनए इज अ पॉलीमर कंपोज्ड ऑफ टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। देखिए यहां हम देख रहे हैं कि दो चेन्स हैं। ठीक है, अब यहां क्या लिखा हुआ है कि टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स। अच्छा, अब डीएनए के फंक्शन को समझने के लिए ना डीएनए के स्ट्रक्चर और उसके कंपोजिशन को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम डीएनए के कंपोजिशन को और डीएनए के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे तब तक हमें डीएनए का फंक्शन भी क्लियर नहीं हो पाएगा कि आया डीएनए किस तरह से फंक्शन करता है, किस तरह से डीएनए जेनेटिक मटेरियल को पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर करता है। अब स्ट्रक्चर पे हम आते हैं। देखें, स्ट्रक्चर को समझना, स्ट्रक्चर फॉर एग्जाम्पल अगर हमने किसी भी चीज के स्ट्रक्चर को देखना हो, कोई घर हो गया, कोई मोबाइल हो गया, कोई गाड़ी हो गई, अगर आपने उसके स्ट्रक्चर को देखना है तो आप क्या देखेंगे? देखिए हम देखते ये रहते हैं कि उसका कंपोजिशन क्या है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई मोबाइल ले रहे हैं तो उसमें देखेंगे उसकी रैम कितनी है, उसकी रोम कितनी है, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, ओवरऑल हम जस्ट विजुअल अपीयरेंस से ये नहीं बता सकते कि यार मोबाइल अच्छा है या ये मोबाइल बुरा है। उसका कंपोजिशन देखा जाता है, उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि ये अच्छा है या बुरा है। इसलिए जो स्ट्रक्चर के लिए मेन बात है ना, स्ट्रक्चर जो टोटली बेस कर रहा है वो उसकी कंपोजिशन के ऊपर कर रहा है कि डीएनए बना किन तीन चीजों से हुआ है, किन चीजों से हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि डीएनए किस चीज से बना हुआ है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम उसका कंपोजिशन पढ़ते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कि डीएनए की कंपोजिशन क्या है, किन किन चीजों से डीएनए बना हुआ है। तो डीएनए की कंपोजिशन के अंदर तीन मेन जो है ना फैक्टर समझ लें या उसकी इंग्रेडिएंट समझ लें, इन तीन चीजों से डीएनए बना हुआ होता है। उसमें सबसे पहला जो आता है वो क्या आता है? एक तो आता है डीएनए के ये स्ट्रक्चर मैं रिमूव कर रहा हूं, ये दोबारा फिर लिख लेंगे। कंपोजिशन के अंदर कौन कौन सी चीजों से डीएनए बना हुआ है, उसमें सबसे पहले क्या चीज आ रही है? उसमें सबसे पहले जो आ रही है वो आ रही है फॉस्फेट ग्रुप। क्या आ रही है? फॉस्फेट ग्रुप आ रहा है। दूसरा उसमें आ रहा है पेंटोज शुगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेंटोज शुगर। और जो तीसरा डीएनए के स्ट्रक्चर के अंदर या जो कंपोजिशन के अंदर जो तीसरी चीज आ रही है वो क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस। ये वो तीन चीजें हैं जिनसे मिलकर डीएनए हमारे पास बनता है। ठीक है, और इन्हीं तीन चीजों का हमारे पास टोटल जो हमारा जेनेटिक इंफॉर्मेशन की ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक पेरेंट से
या उनके ऑफस्प्रिंग के अंदर जो भी हेरिडिटी मटेरियल ट्रांसफर हो रहा है वो तमाम इन चीजों के ऊपर बेस कर रहा है। अब देखिए फॉस्फेट ग्रुप क्या है, PO4, ठीक है, ये एक बेस है। क्या है? ये एक बेस है। अच्छा, उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेंटोज शुगर। पेंटोज शुगर क्या है? पेंटोज का मतलब क्या कि 5। पेंटोज शुगर अगर कहें तो किस तरह, ऐसी शुगर जिसके अंदर 5 कार्बन एग्जिस्ट करते हो उसको हम क्या कहेंगे? पेंटोज शुगर कहेंगे। ठीक है, अब पेंटोज शुगर का जरा हम स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं कि पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये देखें, कार्बन 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 कार्बन। ठीक है, ये पेंटोज शुगर का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब इसमें नंबरिंग किस तरह की गई है कि ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये हो गया कार्बन नंबर 2, ये हो गया कार्बन नंबर 3, ये हो गया कार्बन नंबर 5 और ये हो गया कार्बन नंबर 4 और 5। अच्छा, ये तो हो गया एक पेंटोज शुगर का एक बेसिक स्ट्रक्चर। ज्यादा डीप में नहीं जा रहे क्योंकि हमने जस्ट आपको एक कंसेप्ट देना है कि किस तरह डीएनए जो है ना, कंसेप्ट क्या है डीएनए के पीछे। और उसके बाद क्या आती है? नाइट्रोजनस बेसिस आती है। नाइट्रोजनस बेसिस क्या? नाइट्रोजनस बेसिस में भी ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, मैं आपको ओवरव्यू देता हूं कि डीएनए के अंदर जो 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती है। कितनी तरह की? 4 तरह की नाइट्रोजनस बेसिस होती है। उसमें सबसे पहले क्या आता है? एडेनिन आता है, थायमीन आता है, ग्वानिन आता है एंड साइटोसिन आता है। ये 4 तरह की बेसिस हैं जो डीएनए में पाई जाती है। 4 तरह की बेसिस हैं जो डीएनए में पाई जाती है। ठीक है, इन बेसिस की बुनियाद के ऊपर पूरा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो फॉर्म के अंदर आता है। अब जरा हम जाते हैं कि इन 3 जो इंग्रेडिएंट्स हैं या जो 3 फैक्टर्स हैं इनसे मिलकर डीएनए कैसे बनता है। ठीक है, अच्छा, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर तो आपने देखा हुआ है कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किस तरह होता है डीएनए का। अब हम आते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर की तरफ। डीएनए के स्ट्रक्चर में हम जब देखेंगे ये जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है या जो ये 3 वो है, उसके अंदर जो सबसे पहला जो और मेन पॉइंट है वो क्या है? आपने हमेशा जो है ना डीएनए की डेफिनेशन के अंदर देखा होगा कि डीएनए में जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है, ये जो डीएनए के, ये डीएनए का एक स्ट्रैंड हो गया, ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड हो गया। इनके बारे में आपने हमेशा सुना होगा कि ये क्या है? अपोजिट है, अपोजिट है या इन अदर सेंस एंटी पैरेलल है। ठीक है, या आपने इनके बारे में यह भी सुना होगा कि इसका अगर एक स्ट्रैंड 5 to 3 डायरेक्शन के अंदर है तो दूसरा स्ट्रैंड क्या होगा? 3 to 5 डायरेक्शन के अंदर है। तो ये हमें किस तरह समझ आएगा कि ये 5 to 3 और 3 to 5 का ये क्या कंसेप्ट है। ठीक है, अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए ये जो अब हमने ड्रा किया जो वो थी शुगर, हमने अपना नाइट्रोजनस बेसिस भी ड्रा की, शुगर भी ड्रा की और उसके बाद हमने फॉस्फेट ग्रुप भी ड्रा किया। उसके लिए हम डीएनए के स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देखते हैं, उससे आपको क्लियर होगा कि ये 5 to 3 डायरेक्शन का क्या केस है और ये 3 to 5 डायरेक्शन ये किस तरह होती है और किस तरह बनती है, क्योंकि इसका हमारे फंक्शन के साथ बहुत बड़ा अहम किरदार है। अच्छा, यहां मैं ड्रा कर रहा हूं। अच्छा, पेंटोज शुगर को ड्रा करने के लिए ना ये डेफिनेशन में यूज कर रहा हूं। इसके बाद हम क्या करते हैं? बनाते हैं पेंटोज शुगर, जो पूरा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो हम ड्रा करते हैं। ठीक है, ये देखें अब जो पूरा जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता किस तरह है। ठीक है, ये जो डबल लेडर आती है वो किस तरह होती है वो हम यहां देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि पेंटोज शुगर के मैंने देखा कि पेंटोज शुगर किस तरह की होती है। पेंटोज शुगर का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, पेंटोज शुगर का क्या मतलब कि जिसमें 5 क्या हो? कार्बन। क्या हो? 5 कार्बन हो। अब 5 कार्बन किस तरह? 1 2
3, 4 और 5। ठीक है, ये पूरा एक बार मैं ड्रा कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह होता है। ठीक है, ये दूसरा पेंटोज शुगर सी 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 सी, ठीक हो गया। उसके बाद ये तीसरा सी 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 और सी। ठीक है, ये क्या हो गया, एक पूरे पेंटोज शुगर का एक बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनकी नंबरिंग किस तरह से की गई है। ठीक है, इनकी नंबरिंग कुछ इस तरह से है कि ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 और ये कार्बन नंबर 5। सेम इज द केस हियर, 1, 2, 3, 4 और 5। 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब ये तो आ गया हमारा, हमने क्या पढ़ी थी कि 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं डीएनए के। ठीक है, उसके अंदर पहला कंपोनेंट तो चलो आ गया कि पेंटोज शुगर तो आ गया। अब फॉस्फेट ग्रुप कहाँ आएगा? फॉस्फेट ग्रुप जो हमारा होता है वो हमेशा कहाँ आता है? वो कार्बन नंबर 5 के ऊपर होता है। कहाँ? कार्बन नंबर 5 के ऊपर हमेशा क्या होगा? फॉस्फेट ग्रुप होगा। ठीक है, और इन तमाम कार्बन्स के साथ क्या चीज होगा? इन तमाम कार्बन्स के साथ H और OH ग्रुप होता है। ठीक है, H, लेकिन यहां हमने क्या करना है? OH नहीं लिखना, क्योंकि जो बेसिक हम क्या कहते हैं कि डीएनए को क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी हम किस वजह से कहते हैं? क्योंकि जो कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो OH ग्रुप होता है डीएनए के अंदर, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन मिसिंग होता है, उसके अंदर सिर्फ क्या होता है? H होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज कहते हैं। और बाकी तमाम कार्बन के ऊपर क्या होगा? H और OH प्रेजेंट होते हैं, H और OH। ठीक है, H इसके ऊपर सिर्फ H होगा। यहां क्या होगा कि यहां भी H OH H OH, यहां भी क्या? H स्टार्ट। अच्छा देखिए, यहां H नहीं, यहां OH नहीं, यहां सिर्फ H। और यहां भी क्या होगा? H OH H और H H OH। इस तरह ये तमाम वैलेंसी हम पूरी कर देंगे। ठीक है, अब ये तो हो गया, एक स्ट्रैंड हमारे पास डीएनए का बन गया, क्योंकि हमने जो पहले बनाया था डीएनए क्या होता है? डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है, क्या होता है? डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। अब यहां हम देखेंगे क्या बना अभी तक? सिर्फ एक ही स्ट्रैंड बना है डीएनए का। दूसरा स्ट्रैंड बनाते हैं कि उसमें जो हमने बेसिक कंसेप्ट लेना था, कौन सा कंसेप्ट लेना था? कि जो 5 to 3 डायरेक्शन होती है वो किस तरह होती है, और 3 to 5 जो डायरेक्शन होती है, इनके पीछे क्या कंसेप्ट है। अब वो देखते हैं कि जो दूसरा इसका जो लेटर बनेगा या दूसरा जो स्ट्रैंड बनेगा वो किस तरह से बनेगा। ठीक है, तो उसको ड्रा करते हैं हम अभी यहां से। ठीक है, ये एक पेंटोज शुगर, ये दूसरा पेंटोज शुगर, और ये तीसरा पेंटोज शुगर। ठीक है, अब इनके ऊपर कार्बन किस तरह से आएंगे? ये कार्बन नंबर 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और कार्बन नंबर 5। कार्बन 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 और कार्बन 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 एंड कार्बन। ठीक हो गया। अब देखें कि ये क्या हो रहा है। अब इसकी नंबरिंग किस तरह से करेंगे? नंबरिंग बिल्कुल वैसे ही होगी जैसे उधर थी। कैसे? ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। यहां भी 1, 2, 3, 4 और 5। यहां भी 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक है, ये यहां इस कार्बन के पास, सब कार्बन के पास क्या क्या है? H और OH लिखने की जरूरत नहीं है सिवाय इस कार्बन के। ठीक है, अब यहाँ इस कार्बन के पास क्या होगा? इस कार्बन के पास H भी है, OH भी है। ठीक है, और इससे ऊपर वाला जो हमारे पास पेंटोज शुगर होगा, उसका यहाँ लाजमी सी बात है कि उसका भी फॉस्फेट ग्रुप होगा। अब होता क्या है?
होता यह है कि ये जो यहाँ से क्या, इसके पास क्या होता है, इसके पास PO4 होता है, इसके पास क्या होता है, OH होता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, PO4, इसके पास क्या होता है, OH, ठीक है। यहाँ भी यही केस होता है। अब होता क्या है कि PO4 के दरमियान और OH के दरमियान एक बॉन्ड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, एक बॉन्ड बनता है, जिससे ये पूरा स्ट्रैंड जो है ना वो एक दूसरे से इंटरलिंक कर जाता है। और इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहते हैं। कौन सा बॉन्ड कहते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अच्छा, यहां तक तो अब हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स, ये हम बॉन्ड शो कर देते हैं, ठीक है। ये बॉन्ड यहां भी बनेगा, ये बॉन्ड यहां भी बनेगा, इस तरह जो नीचे जाता रहेगा वो भी बनेगा। अब पहले तो ये बात देखिए कि डायरेक्शन की आपको समझ आई। सबसे पहले यहां देखें, यहां कहां से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है और किसकी तरफ आ रहा है, 3 की तरफ आ रहा है, ठीक है। किसकी तरफ आ रहा है, क्योंकि ये 3 कार्बन है, ये 5 कार्बन है, 5 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है और 3 पे एंड हो रहा है। यहां देखें क्या हो रहा है, यहां देखें तो 3 से स्टार्ट हो रहा है और किसकी तरफ आ रहा है, 5 कार्बन की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, एंटी पैरेलल हो गए। तो एंटी पैरेलल का ये सेंस। अब जो तीसरा जो तीसरी और मेन बात जो है, जिसके लिए हमने कहा था कि ये तो दो कंपोनेंट्स तो डीएनए के पूरे हो गए, फॉस्फेट ग्रुप भी आ गया और उसके बाद पेंटोज शुगर भी आ गया। मिसिंग क्या है, मिसिंग है नाइट्रोजनस बेसिस। क्या मिसिंग है, नाइट्रोजनस बेसिस। तो यहां क्या आएंगी, अब नाइट्रोजनस बेसिस आएंगे, ठीक है। ये तो यहां लिख देता हूं, क्या आएंगी यहां, नाइट्रोजनस बेसिस, ठीक है। ये जो H होता है, इनकी जगह पे क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस एग्जिस्ट करती है। क्या होती है, नाइट्रोजनस। अब नाइट्रोजनस बेसिस के बारे में हमने क्या कहा था, कौन कौन सी है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। ये 4 तरह की हमारे पास क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। हम रैंडमली कोई से भी 3 यहां लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, यहां तो सॉरी अच्छा आएगा, यहां कोई लिख देते हैं एडेनिन, ठीक हो गया, और गुआनिन, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ठीक है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए यहां भी इसके पास भी तो कोई नाइट्रोजनस बेस होगी, इसके पास भी कोई नाइट्रोजनस बेस होगी और इसके पास भी कोई नाइट्रोजनस बेस होगी। अब देखें यहां अगर एडेनिन लग गया तो यहां हम अपनी मर्जी का नाइट्रोजनस बेस नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने ये आपको एक और बात बता दूं, ये पॉइंट नोट कर लें। क्या होता है कि एडेनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है, हमेशा बॉन्ड बनाता है थायमिन के साथ, और गुआनिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है, वो हमेशा बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ, ठीक है। ये दो मेन चीजें। अब और दूसरी एक बात क्या कि एडेनिन जो थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, वो एडेनिन और थायमिन का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह का है कि इन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, वो डबल बॉन्ड बनेगा एक तो, और दूसरा जो बॉन्ड बनता है वो होता क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। और गुआनिन और साइटोसिन के जो दरमियान में बॉन्ड बनते हैं वो 3 बॉन्ड बनते हैं और वो भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनता है। अब यहां अगर एडेनिन लग गया तो यहां क्या लगेगा, यहां क्लियर सी बात है कि थायमिन लगेगा। यहां गुआनिन लग गया तो यहां क्या लगेगा, सीधी सी बात है, यहां साइटोसिन लगेगा। यहां अगर साइटोसिन लग गया तो यहां क्या लगेगा, गुआनिन लगेगा, ठीक है। अब इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनेंगे वो हमने क्या कहा था, एडेनिन और थायमिन के दरमियान में कौन सा बॉन्ड बनेगा, एडेनिन और थायमिन के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। और गुआनिन और साइटोसिन के दरमियान क्या बॉन्ड बनेगा, वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। और कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, ठीक है। सेम इज द केस हियर, यहां भी क्या बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस तरह से हमारा जो ये लेडर है, हमने कहा था कि डीएनए क्या है, लेडर शेप के अंदर है। देखिए ये हमारा लेडर शेप इस तरह से कंप्लीट हो गया और पूरा डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। अब हम आखिर में ये सिंप्लीफाई करते हैं, ये कंसेप्ट जो मेन जिसके लिए हमने ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा, उस मेन बात पे आते हैं कि जो डीएनए होता है ये फंक्शन किस तरह करता है, किस तरह हमारी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसफर होती है। तो उसके लिए जो मेन चीजें जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं,
हमारे जो पूरी ऑर्गेनिज्म होता है, उस पूरी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं वो किस फॉर्म के अंदर स्टोर होती हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ कोडॉन्स होती हैं। और वो कोडॉन्स क्या होते हैं, वो कोडॉन्स ये नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ AGC आया तो ये एक कोडॉन, AGC ये एक कोडॉन, ठीक है। अगर उसके बाद आ गया CAG, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक दूसरा कोडॉन, ठीक है। इस तरह के कोडॉन्स क्या करते हैं, ये किसी भी प्रोटीन को बनाने के लिए ये कोडॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कोडॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इनकी जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो रिस्पॉन्सिबल होती है उनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन को फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग शिफ्ट करने के लिए, ठीक है। और इनके अंदर तमाम का तमाम हमारा जो जेनेटिक मटेरियल होता है या जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो इनके अंदर स्टोर होती है और वो फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाती है। इसके जरिए कोई भी ऑर्गेनिज्म के जो फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, हेयर कलर हो गया, प्रोटीन्स हो गई, डिफरेंट कोई भी चीज ले रहे तो वो इनके जरिए से ये चीजें उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जिनको हम कोडॉन कहते हैं और न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड बेसिस कहते हैं इनको, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और डीएनए के बारे में जो आपको बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि इसका फंक्शन क्या है और इसका रोल क्या है और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।